हेलो बच्चों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं विशाल मैथ्स क्लासेस पर। हमारा यह सेशन 2024 में होने वाले बोर्ड परीक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन में आपको 20 से 25 क्वेश्चन दिया जाएगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और 100% गारंटी है कि आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस वैसे लेंस को कहते हैं जिसके किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा होता है। कभी कभी एग्जाम में आपको उत्तल लेंस नहीं देकर क्रिस्टलीय लेंस भी दिया जाता है। क्रिस्टलीय लेंस भी दिया जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। उसी के साथ आपका उत्तर हुआ उत्तल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल को एक और नाम से जाना जाता है, रेटिना। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है रेटिना में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कभी कभी ये भी पूछ देता है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है। तो इसके साथ इसका उत्तर हुआ दृष्टिपटल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग एकदम 100% कवर अप कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। इसको कभी कभी एग्जाम में 0.25 मीटर भी दे देता है, तो आप इसको दोनों को याद रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो गया 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके साथ ही ये आपको कहीं भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ये जूल जो होता है सिर्फ ऊर्जा का ही नहीं होता, ऊर्जा के साथ साथ कार्य और ऊष्मा का भी होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ इसका आंसर हुआ जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट क्या कहलाता है? तो एक वोल्ट 1 जूल पर कूलम कहलाता है। एक वोल्ट क्या कहलाता है? 1 जूल पर कूलम कहलाता है। अब यहाँ पे वोल्ट की बात की गई, तो वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में वोल्ट किसका एसआई मात्रक? तो वोल्ट विद्युत विभव का एसआई मात्रक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसी के साथ इसका आंसर हो गया 1 जूल पर कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? इसको आप हाईलाइट कर ले, ये आपका 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप लोग बचपन से पढ़ते होइएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये बताने की कुछ जरूरत नहीं है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर ए हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस पदार्थों में विद्युत का प्रभाव आसानी से होता है उसे कहते हैं, देखिए इससे प्रभाव आसानी से नहीं होता मतलब नहीं होगा। ऐसा प्रभाव जो आसानी से करंट का प्रभाव नहीं होगा, तो इसमें रोधी माने क्या? रोकना। तो इसीलिए इसका उत्तर देखने से ही लग रहा है, तो इसका उत्तर होगा विद्युत। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव आसानी से नहीं होता उसे विद्युत प्रभाव कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो गया विद्युत रोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मछली का शोषण कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बचपन में ही पढ़े। मछली का शोषण गलफारा में होता है, और जनरली सब लोग जानते भी है, तो गलफारा में होता है। लेकिन इसमें पूछा मछली का शोषण होता है मतलब कहाँ होता है? तो जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा कि जल में घुले ऑक्सीजन को। तो इसी के साथ इसका आंसर होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन बीजांड के अंदर होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, बीजांड के अंदर होता है। तो इसी के साथ इसका आंसर हो गया ए, बीजांड के अंदर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं?
ये 100% एग्जाम में आना ही आना है, इसको आप लोग गांठ बांध कर रख लेंगे। तो इसमें मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़े, 23 पेयर, 23 पेयर। अगर इसमें पूछा जाए कि इंडिविजुअली एक एक करके कितने पाए जाते हैं, तो 46 इंडिविजुअली पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, इंडिविजुअली 46 होगा और पेयर की बात की जाए तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें 23 जोड़े, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि लोग इसको देखेंगे तो समझेंगे कि डेंगू हमेशा गंदा जल में ही रहता है, लेकिन नहीं, ये 100% गलती। और जनरली स्टूडेंट ये भी गलती ही करते हैं कि गंदा जल ऑप्शन में मार के आ जाता है, उनको लगता है कि हमने सही मारा, लेकिन ऐसा नहीं है। डेंगू उत्पन्न करने वाले किस प्रकार के जल में रहते, तो हमेशा साफ जल में रहते हैं, क्योंकि गंदे जल या चलते पानी मच्छर अंडे नहीं देते, इसीलिए डेंगू उत्पन्न नहीं कर सकते। यह हमेशा साफ जल में ही रहता है। अब किस मच्छर के कारण होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो वो एडीज मच्छर के कारण होता है। एडीज, ये आप लोग नाम याद रखिएगा, एडीज। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं, तो साफ जल में होते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता के बारे में, इसको तो आप लोग 100% कर लेगी, पूछेगा ही पूछेगा। ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या O6 होता है। अब इसको O6 होता है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन या कुछ भी उधार लेना पड़ेगा दूसरे से। तो 2, 2, 4, 2, 6, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 अलग से लेना पड़ेगा। तो इसका संयोजकता -2, इस पर कर्जा चढ़ जाता है, तो इसीलिए इसका संयोजकता -2 होता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीजन की संयोजकता की बात की जाए तो -2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। सोना के परमाणु की संख्या बात किया जाए, इसको लिख लेंगे इंपोर्टेंट। सोना के परमाणु की संख्या की बात की जाए तो सोना के परमाणु संख्या 79 होती है, 79 होती है। इसी के साथ अगर बात किया जाए 29 किसकी होती है, तो कॉपर यानी तांबा। 89 किसकी होती है, एक्टिनियम। 39 किसकी, पोटेशियम। ये आपको कैसे भी करके याद कर लेना है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट, तो इसको याद करना ही करना है। तो इसी का सोना का कितना होगा परमाणु संख्या, 79। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या की, ये भी इंपोर्टेंट है। सोडियम के परमाणु संख्या की बात की जाए तो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, इसको याद कर। अब 14 किसकी होती है, तो 14 सिलिकॉन की होती है, 17 किसकी होती है, क्लोरीन। 20 किसकी होती है, कैल्शियम। तो इसको भी याद करना है और कमेंट में याद करके अपना जवाब लिखना भी है। चलिए इसी के साथ सोडियम का होगा 11। चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव मस्तिष्क का औसत भार। मानव मस्तिष्क, देखिए इसका फिक्स कोई आंसर नहीं होता, लेकिन जनरली दिया जो जाता है ना 1300 से लेकर 1400 के बीच में दिया जाता है। तो इसमें कोई नहीं है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा। अगर एक वयस्क मनुष्य की बात की जाए, वयस्क पुरुष की बात की जाए तो उसके मस्तिष्क का वजन 1336 ग्राम होता है, ठीक है। और वही वयस्क महिला की बात की जाए तो उसमें वजन 1198 ग्राम होता है। तो कहीं कहीं ये चीज वैरी करती रहती है, तो इसीलिए इसको औसतन लिया जाता है 1300 से 1400 ग्राम। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, या तो 1300 से 1400 के बीच में जो ऑप्शन में है उसी को मारिएगा, या 1400 है उसको मारिएगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीतल पूछता, पीतल क्या है, तो पीतल एक तो मिश्र धातु है, इसको आप लोग 100% का। और ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता पीतल किस किस से बना होता है, तो तांबा प्लस जिंक के कॉम्बिनेशन से बनता है।
तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इस बार भी संभावना है कि पूछे ही जाएंगे। तो तांबा और जिंक के कॉम्बिनेशन से पीतल बनता है। अब इसमें एक धातु आया वर्ड, तो धातु क्या होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन को खोने की संभावना रखते हैं, इलेक्ट्रॉन खोने की संभावना रखते हैं, खोने की संभावना रखते हैं, तो वह धातु होता है। अधातु क्या होता है, अधातु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की संभावना रखते हैं, उससे अधातु कहते हैं। अब अधातु का एग्जाम्पल देखना है तो देख लीजिए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया। और धातु का एग्जाम्पल देख लीजिए तो लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इसी में है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है, तो मिश्र धातु ऐसा धातु है जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है, उसी को मिश्र धातु कहते हैं। इसमें कार्बन हो गया, इसका एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ब्रोमन हो गया। अब उपधातु ऐसे धातु का जो सिर्फ धातु का ही गुण रखते हैं, इसमें न ये धातु का ही गुण रखते हैं, न अधातु का गुण रखते हैं, न उपधातु का गुण रखते हैं, न मिश्र धातु, सिर्फ धातु का ही गुण रखते हैं। तो इसीलिए उसको उपधातु कहते हैं। तो इसका आंसर होगा पीतल। क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है जो जिंक प्लस तांबा से मिलकर बना होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रोमीन अधातु की आवश्यकता। ये एक ऐसा अधातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में ही पाया जाता है, हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, चाहे कभी भी हो। इसका आंसर आंख मूंद के मानना द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। तो इसी के साथ इसका आंसर हो गया द्रव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में, ये तो बचपन का ही क्वेश्चन है और आप लोग जानते भी होइएगा, दही में किस प्रकार, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और सिट्रिक अम्ल की बात की जाए तो सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C6H8O7। इसको सेकेंड नेम टार्टरिक एसिड भी लोग बोलते हैं, कभी कभी सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका परफेक्ट आंसर हो गया लैक्टिक अम्ल। हमारे शरीर का पीएच मान क्या है। हमारे शरीर का पीएच मान जनरली होता है आपको 7.35 से लेकर 7.45 तक। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में सी ऑप्शन इसके मिड में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसी के साथ इसका आंसर हुआ 7 से लेकर 7.8। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि हर एग्जाम में पूछता है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना है। अगर सोना नहीं दे ऑप्शन में तो इसके जगह प्लेटिनम देगा। अगर प्लेटिनम नहीं दे तो सिल्वर देगा। जो भी दे, अगर ये तीनों ऑप्शन में दिया हो तो सबसे पहले सोना को ही प्रीफर करेंगे और सोना को ही सिलेक्ट करेंगे। इसी के साथ साथ सोना आपका 100% सही आंसर हो गया। इसका सोना आंसर है। इसके साथ साथ आज का आपका सेशन समाप्त होता है। इसके साथ आप बताइए कि कैसा लगा आपको आज का सेशन और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।